नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हमें पढ़ना है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो इसमें हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो बेसिकली जो हमारा आज का संविधान बना है, तो ये संविधान कैसे कैसे बना, मतलब किन के नियमों के कारण ये बना। ऐसा नहीं कि भारत का संविधान एक दिन में बना दिया गया। तो इसमें कई सारे चरण हुए। इस पे आज हम बात करेंगे कौन कौन से पहले नियम आए थे, उसके बाद फिर कैसे बहुत सारे नियमों को संकलित करके एक भारत का संविधान बनाया गया। इस पे हम विशेष चर्चा आज के सेशन में करेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितनी शेड्यूल्स हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज बेसिकली हमारा जो फोकस होगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को होगा। और हम लोग इस प्रकार से इसकी पढ़ाई करेंगे कि हमारे एग्जाम में सवाल क्या बन रहे हैं कि अंग्रेज यहाँ पे भारत में आए तो किस प्रकार से उनको सबसे पहले शासन की सत्ता यहाँ पे मिली, सत्ता की जो यहाँ पे नींव है उन्होंने कैसे डाली, पहले इसको समझते हैं। देखिए, हुआ ऐसा कि 1757 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और 1757 में क्या हुआ था, 1757 में आपको मालूम है कि बैटल ऑफ पलासी हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, नवाब सिराजुद्दौला जो था, नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, तो जो नवाब सिराजुद्दौला था इसको हरा दिया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज था, इसने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। हालांकि ये एक्चुअल जीत नहीं थी, ये एक डिप्लोमेटिक जीत थी, मींस इसमें षड्यंत्र किया गया था, है ना। नवाब सिराजुद्दौला का जो सैनिक था उसको जो है घूस देकर कि तुमको राजा बना देंगे, इस तरह से अंग्रेजों ने ये बैटल ऑफ पलासी जीती। ठीक है, ये तो हमें मालूम है। उसके बाद ये बंगाल में हुई थी। और इसके बाद अगली जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1764 में, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई। बक्सर जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो ये 1764 में जो है ये लड़ाई हुई। उस टाइम में बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तीनों एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो 1764 में ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं उसको आपको समझ में आएगा अभी, तो धीरे धीरे चीजों को समझिए, आराम से समझ में आएगा। हमने बोला कि 1757 जो है वो अंग्रेजों ने, जो भारतीय था, कौन था भारतीय, तो नवाब सिराजुद्दौला जो था उसको हरा दिया। नवाब सिराजुद्दौला क्या था, बंगाल का नवाब था। ठीक है, उसको हरा दिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। मगर ये वास्तविक जीत नहीं थी अंग्रेजों की। एग्जाम में सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सी लड़ाई में अंग्रेजों ने वास्तविक जीत हासिल करी थी। वास्तविक जीत का मतलब क्या होता है, वास्तविक जीत का मतलब यह होता है कि आप में दम था और आपने किसी को हरा दिया। दूसरा कंडीशन है कि आपने, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में होता है फर्जीवाड़ा करके लोग जो है घुस जाते हैं जॉब में, है ना, वो वास्तविक एक्चुअल में उसने जीत नहीं हासिल करी, उसने जो है घूस देके यहाँ पे जीत हासिल करी है। तो वही चीज है, यहाँ अंग्रेजों ने यहाँ पे घूस देके हासिल करी थी ये जीत। कौन सी, तो 1757 बैटल ऑफ पलासी। मगर 1764 जो है वो अंग्रेजों की वास्तविक जीत थी। कैसे, तो 1764 में हेक्टर मुनरो जो है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, कब ये जो है यहाँ पे लीड कर रहा था इसको अंग्रेजों की तरफ से। और विपक्ष में कौन था, मतलब अंग्रेज और किसके बीच लड़ाई हुई थी, तो मैं बताना चाहूंगा इसमें कि एक तरफ तो अंग्रेज थे, दूसरे तरफ थे सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला, ठीक है, यहाँ पे दिखाने आपको सुजाउद्दौला। ठीक है, तो दूसरे तरफ थे सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। अवध जो कि यूपी में पड़ता है, तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे कि आखिर क्यों नवाब सुजाउद्दौला इसमें जो है सम्मिलित हुआ, आखिर क्यों मुगल जो बादशाह है इसमें सम्मिलित हुआ, आखिर क्यों जो हमारे बंगाल के जो नवाब उस टाइम में थे, पूर्व नवाब मैं बोलूंगा, मीर कासिम, वो यहाँ पे क्यों, तीनों क्यों मिल गया, इसके पीछे की कहानी है। ये आपस में एक तरह का संबंध जो है बनाए हुए थे। और वो संबंध क्यों बनाया हुआ था, इसको हम लोग हिस्ट्री में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, एक तरफ तो मैंने बोला कि नवाब सुजाउद्दौला है, ठीक है, एक तरफ अंग्रेज है, दूसरी तरफ तीन लोगों ने, खासकर चार लोग थे मगर तीन लोग मैं इसलिए यहाँ पे बोलना चाहूंगा। एक तो सुजाउद्दौला था, ठीक है, अवध का नवाब, दूसरा था बंगाल का पूर्व नवाब,
मतलब बंगाल का नवाब नहीं था, बंगाल का पूर्व नवाब, इसको गद्दी से हटा दिया गया था, जिसके कारण ये लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने हटाया था, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। बंगाल का पूर्व नवाब, इसका नाम क्या है? मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम। और मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बनाया गया था उस टाइम में नवाब, जब ये लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो सवाल एग्जाम में पूछता है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हो रही थी तो उस टाइम में बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ठीक है, मीर कासिम भागा हुआ था, और भाग के बेसिकली उसने क्या किया था कि बक्सर में अपना एक राजधानी बना लिया था। ठीक है, किसने? मीर कासिम ने, क्योंकि मीर कासिम को मालूम था कि अंग्रेज कभी ना कभी अटैक करेंगे उस पर। और बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज उस टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। कहाँ पे? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो इलाका है, ठीक है, तो फोर्ट विलियम जो है कहा जाता था उस टाइम में कलकत्ता को। तो बेसिकली उस जगह में अंग्रेज बहुत ज्यादा एक्टिव थे, इसलिए मीर कासिम ने क्या किया था कि बक्सर में अपनी राजधानी जो है वो शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, और वो बक्सर में जो है उस टाइम में शिफ्ट कर गया था। उसके बाद उसने बहुत सारी फैक्ट्री, जैसे बंदूक की फैक्ट्री वगैरह वहां पे बनवाई थी। ठीक है, तो ये कहानी वहां पे है। तो एक तो हमने बोला कि बंगाल का पूर्व नवाब। तीसरा इसमें जो सम्मिलित हुआ था वो कौन हुआ था? तो मुगल बादशाह, जिसका नाम था क्या? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो है वो भी इसमें सम्मिलित हुआ। तो 3 लोग सम्मिलित हुए, मुगल बादशाह, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय हालांकि मुगल बादशाह तो था, मगर वो दिल्ली में नहीं रहता था, वो भागा हुआ था। और भाग के कहाँ चला गया था? अवध के नवाब के पास ही रहता था। कारण क्या है? क्योंकि शाह आलम द्वितीय को लगता था कि दिल्ली में क्या होगा कि उसके साथ उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी, आंखें जो है फोड़ दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो शाह आलम द्वितीय था, जिसके अंडर मतलब कि उसमें जितने भी उनके जो मंत्री वगैरह थे वो उससे खफा थे एक तरह से। और खफा क्यों बोलूं यहाँ पे? बेसिकली जितने भी उनके मंत्री थे वो चाहते थे कि सत्ता हमें मिल जाए। तो सत्ता हमें मिल जाए तो इसमें क्या करेंगे? मुगल बादशाह को मारेंगे तो नहीं, मारने की स्थिति में वो नहीं थे। जो शाह आलम द्वितीय के मंत्री लोग थे वो नहीं मारेंगे, क्योंकि मारने से बहुत प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती। मगर आंख फुड़वाई जा सकती थी, मतलब कूटनीति तरीके से पता ना चले कि किसने फुड़वाया है, आंख फुड़वाई जा सकती थी। और मुस्लिम में एक प्रावधान है कि अंधा राजा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे शाह आलम द्वितीय भागा हुआ था और वो रहता था अवध के नवाब के पास। ठीक है, तो अवध का नवाब और बंगाल का पूर्व नवाब, ठीक है, और सुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर लड़ाई लड़ा। सुजाउद्दौला क्यों लड़ा? मीन्स जो अवध का नवाब है, ये लड़ाई इसने क्यों लड़ी? क्योंकि अवध का नवाब ये सोच रहा था कि बंगाल में हम अटैक करेंगे और बंगाल की गद्दी हम ले लेंगे। क्योंकि सुजाउद्दौला जो है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, सुजाउद्दौला जो चाह रहा था कि बंगाल की गद्दी को जो है, बंगाल की गद्दी को भी हम कब्जा लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीर कासिम तो ऐसे ही, मतलब राजा तो है नहीं, वो बंगाल का नवाब तो है नहीं, क्योंकि वो भागा हुआ है, अंग्रेजों ने सिर्फ बेदखल किया है, तो उसके पास तो ऐसे ही पावर नहीं है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तो ऐसे ही भागा हुआ है। ठीक है, तो दोनों के पास पावर एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल पावर तो नवाब, जो अवध का नवाब है, ठीक है, सुजाउद्दौला, उसके पास है। ठीक है, वो सोच रहा था कि तीनों हम लोग मिलकर क्या करेंगे? बंगाल पे अटैक करेंगे और फाइनली बंगाल को हम कब्जा लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अवध का नवाब जो है इस युद्ध में साथ दे रहा था। तो इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जो कि हमने बोला कि अवध के नवाब की ही एक्चुअल सेना थी, बाकी लोगों की वैसी सेना थी नहीं, क्योंकि सब तो भागे हुए थे। इसलिए इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेज ने अपनी जो परिचय दिया कि वो कितने ज्यादा जो है यहाँ पे युद्ध में वो कुशल हैं, युद्ध वो लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई षड्यंत्र वगैरह नहीं करके उन्होंने एकदम फ्रंट जो है यहाँ पे लड़ाई लड़ी और ये हेक्टर मुन्नो की जीत है। और यहीं पे सवाल एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सी लड़ाई अंग्रेजों की वास्तविक लड़ाई थी? तो इसमें ऑप्शन रहेगा बैटल ऑफ पलासी, ऑप्शन बी रहेगा उसमें बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर आप सही करेंगे। 1764 में लड़ाई लड़ी गई थी। ये लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हो गई। इसके बाद एक संधि हुई जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुई। ठीक है, और इसी में क्या हुआ कि बंगाल जो एरिया है, बंगाल की जो दीवानी है, दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन की राइट, अधिकार, कि अब आप इस लैंड में टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब बंगाल में जितने भी लैंड कुछ भी प्रोडक्शन होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, कृषि ही उस टाइम ज्यादा होती थी। ठीक है,
तो उसमें जो रेवेन्यू मिलेगा, उसमें जो टैक्स लेने का अधिकार है, वो किसके पास दे दिया गया? अंग्रेजों के पास आ गया। ठीक है, तो ये बंगाल की दीवानी। और वो किसने दिया? तो ये मुगल बादशाह ने दिया, शाह आलम द्वितीय ने। इसलिए दिया क्योंकि वो हार गए थे, और मुगल बादशाह की ही पूरे देश में जो है चल रही थी आपकी शासन व्यवस्था। भले ही मुगल बादशाह कमजोर हो चुके थे, लेकिन नाम जो है उन्हीं का चलता था। ठीक है, तो दीवानी राइट्स किसके पास आ गए? तो ये आ गई अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेज यहां से टैक्स वसूलना स्टार्ट कर देते हैं। कहां? कब? 1765 से। और इसी के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों की लालसा बढ़ने लगी, है ना, कि भाई बहुत प्रॉफिट होने लगा उसे। ठीक है, तो इसी के क्रम में क्या हुआ, जब लालसा बढ़ी तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों को जब ब्रिटेन से भेजा गया था, आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर अंग्रेजों को भेजा गया था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। कहाँ पे? यहाँ पे हमारे इंडिया में, है ना। ब्रिटेन की तरफ से भेजा गया था। ब्रिटेन की महारानी ने इसके लिए एक चार्टर बनाया था। क्या बनाया था? चार्टर, जिसको बोलते हैं चार्टर। चार्टर का मतलब होता है एक तरह का पत्र, एक लेटर, एक तरह का लाइसेंस समझ लीजिए कि जाइए आप जाके व्यापार करिए। तो चार्टर जो है वो ब्रिटेन की महारानी ने अंग्रेजों को दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था उस टाइम में, कि तुम जाके एक छत्र राज करो भारत में, पूर्व की ओर। पूर्व में भारत था और भी बहुत सारे देश थे, तो बेसिकली पूर्व जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, ये सारे देश। तो इसमें अंग्रेजों को दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। तो यहाँ पे उसी के तहत जो है वो व्यापार कर रहे थे। लेकिन 1765 में जैसे ही लड़ाई हुई तो यहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता है, खबर पहुंचती है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे उसने लड़ाई लड़ी है, 1757 में एक लड़ाई लड़ रहा है, फिर यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है और टैक्स कलेक्शन का राइट ले रहा है। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में ये इन्वॉल्व हो रहा है। टैक्स कलेक्शन राइट का मतलब क्या होता है? एक तरह का आप पॉलिटिक्स में आप उतर रहे हैं, आप व्यापार को छोड़कर आप अब क्या कर रहे हैं, राजनीति में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ने जो है ये बोला कि भाई तुमको तो हम व्यापार करने भेजे थे। जिसके कारण क्या हुआ, और भी एक कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे व्यापार कर रही थी तो जब दीवानी राइट्स उसे मिले ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो गलत तरीके से इंडिविजुअल जो लोग थे, मतलब कि मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के 5 लोग काम कर रहे कर्मचारी, ठीक है। अब ये लोग क्या करने लगे, एक तो यहाँ पे 2 तरह से व्यापार करने लगे। एक तो कंपनी के लिए व्यापार कर रहे थे, मतलब कि मान लीजिए कोई इसको मान लीजिए कोई कॉटन खरीदना है, ठीक है, ठीक है, कॉटन खरीदना है। इसने क्या किया कि मान लीजिए 10 किलो कॉटन इसको खरीदना है मान लीजिए, तो ये मान लीजिए 8 किलो जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खरीद लिया और उसी दाम पे 2 किलो मान लीजिए वो अपने लिए खरीद लिया और अपने खुद उसको बेच के प्रॉफिट कमा लिया। तो ये 2 तरह से काम करने लगे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम कर रहे थे और अपने फायदे के लिए पर्सनल बिजनेस भी चला रहे थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, ठीक है। तो इन चीजों को रोकने के लिए क्या किया गया, तो ब्रिटेन की जो संसद थी वहां पे उसने कानून बनाए। उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे कि इसमें जितने भी चार्टर वगैरह एक्ट हैं उसी को आज हम पढ़ेंगे और उसी के बाद हमारे संविधान भी बनेगा, ठीक है। तो वही है भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले कंपनी का शासन जिसकी हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला देखिए कंपनी का शासन ऐसा नहीं कि 1773 से हुआ। 1773 यहाँ पे इसलिए मैंने दिया है, मीन्स पहला जो कानून बना इसके रिगार्डिंग वो 1773 में आया था, पहला रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है कि भाई कंपनी को रेगुलेट करना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना होगा ताकि वो भ्रष्टाचार न कर सके, ठीक है। तो 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1858 तक ये चलेगा, मतलब 1857 तक चलेगा, क्योंकि 1857 में एक क्रांति होगी, ठीक है। आपको मालूम है 1857 की क्रांति, ठीक है, भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति आपको मालूम है। और रानी लक्ष्मीबाई हो गई, इसमें तात्या टोपे, इस तरह से बहुत सारे लोग जो है इसमें शामिल हुए थे, आपको मालूम है, वीर कुंवर सिंह, है ना, बिहार से। तो ये 1857 में जब लड़ाई जो है मतलब कि हुई थी क्रांति, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन को छीन के ताज का शासन आ गया, क्राउन रूल आ गया। क्राउन रूल का मतलब है कि अब ब्रिटेन जो है डायरेक्टली यहाँ पे शासन करने लगा। महारानी जो है इसमें उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मान लीजिए कभी कोई भी हो सकते हैं, तो आप कब ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक होते हैं जो कि हमारे देश पे जो है शासन चला रहे हैं। हालांकि ये एक प्रजातांत्रिक शासन है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बट यहाँ पे जो ब्रिटेन में होता था
उसमें क्या होता है कि महारानी होती है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है ना, वहां पे महारानी होती है। ठीक है, तो बेसिकली उस ताज का शासन जो है यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, तो चूंकि इस पे हम बात कर रहे हैं तो इस पे भी हम एक चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे सवाल एग्जाम में पूछता भी है कि हमारा देश और ब्रिटेन में क्या अंतर है अभी फिलहाल। जैसे हमारा जो देश है, समझिएगा कि हमारा जो देश है वो क्या है, तो उसे कहते हैं हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गणतांत्रिक, मीन्स जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट। देखिए इसको हम बाद में डील करेंगे, अभी आपको मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज कर जाएंगे, व्हाट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये आपको दिक्कत करेगी, क्योंकि ये पहली क्लास है तो मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच रहा हूँ, क्योंकि इसमें 10th के बच्चे, बहुत लेवल के बच्चे होंगे जिनको ये समझ में अभी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है, क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, ताकि आपको बच्चे 0 लेवल में भी हो तो भी वो हीरो लेवल में आ सकते हैं। तो देखिए ताज का शासन जो है वो 1858 से लागू हुआ। क्यों? क्योंकि 1857 में एक ऐसी क्रांति हुई जिसके कारण यहाँ के लोग बिल्कुल नाराज हो गए, और अंग्रेजों को लगने लगा कि हम यदि इस तरह से कंपनी का शासन चलाएंगे तो यहाँ की जनता भड़क सकती है और एक बहुत और बड़ा विद्रोह हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि इसमें ब्रिटेन की सरकार ने डायरेक्टली यहाँ पे भारत में शासन करना स्टार्ट कर दिया, और ये रानी जो वहाँ की जो महारानी थी उसके अंडर में शासन हुआ, इसलिए हम इसको क्राउन रूल कहते हैं, ताज का शासन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन की महारानी ने एक घोषणा पत्र निकाला कि हमारे प्यारे भारतीय, है ना, इस तरह से उसने घोषणा पत्र निकाला था। तो खैर 1858 से लेकर 1947 जब तक देश आजाद चला तब तक हमारे देश में क्राउन रूल था, मतलब वहां के जो ब्रिटेन की जो सरकार थी वो देश को चला रही थी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होने लगा, अब होने ये लगा कि हमारे देश में एक वायसराय होता था। 1858 में वायसराय होने लगा, और 1858 के पहले क्या होता था, इसके पहले जो आप देखेंगे कंपनी में, तो उसमें होता था गवर्नर। क्या होता था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, तो 1858 के बाद होगा ये। तो 1858 से वायसराय हमारे देश में शासन करेंगे, और ब्रिटेन की जो संसद होगी, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट होगा वहां पे क्या होगा, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसे हिंदी में कहते हैं भारत का सचिव। तो भारत का जो सचिव है वो ब्रिटेन की संसद में एक होगा, जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए पार्लियामेंट जो है, अभी भारत की संसद है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो लोकसभा में आप एमपी की जो है चुनते हैं ना, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, चाहे वो दुमका लोकसभा क्षेत्र हो, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र है, आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र से हैं, वो जो एरिया है उसको कोई ना कोई रिप्रेजेंट करता है, आप किसी ना किसी को वोट देते हैं। ठीक है, तो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से भारत एक पूरा देश है, तो इस जगह की एक जो मेंबर है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में होता था, वो मेंबर वो भारत को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो एक आदमी था, बहुत बुरी बात है, मगर एक ही आदमी चला, मतलब कि रिप्रेजेंट करता था, उसे कहते हैं भारत का सचिव। तो इतना क्लियर हो गया। तो ये चीजें सिस्टम आ गई 1858 के बाद। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में बहुत सारे नियम बनाए गए। तो हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि जब कंपनी का शासन था तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला आया। इसमें क्या बातें लिखी गई इसको हम लोग डिटेल में भी जानेंगे। जैसे कलकत्ता में एक उच्चतम जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट बनाई गई कलकत्ता में उस टाइम में। अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कलकत्ता में भी हाई कोर्ट है। हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है ना, इस पे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजों के शासन के समय की। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इसमें क्या हुआ कि इसमें सबसे पहले तो जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो भ्रष्टाचार फैलाए हुए थे, करप्शन फैलाए हुए हो रहे थे, तो उस करप्शन को समाप्त करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज हमने बोला कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय जो बनाया गया, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे। ठीक है, चीफ जस्टिस मतलब समझते हैं,
जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार से वहां से एक चीफ जस्टिस होते हैं। प्रत्येक स्टेट में कोई भी हाई कोर्ट होता है, उसमें चीफ जस्टिस होता है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश को हिंदी में कहते हैं। उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या 4 रखी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर हो गई बात? तो ये बातें यहाँ पे रखी गई। तीसरी चीज यहाँ पे क्या की गई, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पे ही चर्चा कर रहा हूँ। तीसरी चीज यहाँ पे ये करी गई कि देखिए, उस टाइम में जब अंग्रेजों की बात हो रही है 1773 में, तो इस टाइम में 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है एक बड़ा एरिया। तो बेसिकली एक तो हो गया बंगाल, दूसरा हो गया मद्रास, मद्रास जो कि आज चेन्नई जिसे कहते हैं, है ना, मद्रास जिसे चेन्नई कहते हैं, तमिलनाडु में है। और तीसरा है बम्बई, बम्बई, और बम्बई को आज अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है। ठीक है, और बंगाल हो गया, मद्रास हो गया और बम्बई हो गया। ये 3 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के पहले बंगाल में एक गवर्नर होता था, मद्रास में एक गवर्नर होता था, बंबई में एक गवर्नर होता था। ठीक है, मगर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाके क्या किया गया कि ये जो इन दोनों का जो गवर्नर है, मद्रास और बंबई का, इन दोनों को बंगाल के गवर्नर के अंदर रखा गया, अंदर कर दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के अंदर रखा गया, और बंगाल का जो गवर्नर है उसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नाम रख दिया गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, पहला सवाल पूछता है। दूसरा सवाल पूछता है कि बताओ कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तीसरा सवाल पूछता है कि प्रथम भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, इस प्रकार से सवाल पूछता है। चौथा सवाल पूछता है कि बताओ भारत का मतलब बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। एक पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, दूसरा पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। अंतर है सब में। तो समझ लीजिए, हमने बोला कि बंगाल का गवर्नर का जो पोस्ट है उसका नाम बदल के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस प्रकार का जो पहला पोस्ट है, मतलब बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, उसकी पोस्टिंग पहले बंगाल के गवर्नर के तौर पे हुई थी, मगर चूंकि जैसे ही नियम आया वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। क्लियर है? दूसरा सवाल हमने बोला कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, देखिए रॉबर्ट क्लाइव हमने बोला था 1757 में क्या हुआ था, तो बैटल ऑफ पलासी इसने लड़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए 1764 में अभी हमने बात करा था कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, है ना, बक्सर की लड़ाई जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। तो अंग्रेजों की जब जीत हो गई तो अंग्रेजों ने एक क्या हुआ कि डील करने के लिए कि भाई अंग्रेज और मुगल बादशाह, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मुगल बादशाह, अवध का नवाब और बंगाल का पूर्व नवाब, इनसे डील करने के लिए, ठीक है, बात करने के लिए, क्योंकि जब आपको मालूम है कोई लड़ाई होती है उसके बाद डील होता है, शांति समझौता होता है, तो समझौता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव वाज एक्सपर्ट, वो बहुत एक्सपर्ट था इन ये सारी चीजों में। ठीक है, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया और रॉबर्ट क्लाइव को 1765 में क्या बनाया गया, तो उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो भारत में बंगाल का जो पहला गवर्नर है वो कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है। ये आपको दिमाग में रखनी है। चलिए, इसके बाद हमने बोला था कि जो 1858 है इसमें इस गवर्नर जनरल का नाम बदल के, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो वायसराय रख दिया गया। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। देखिए भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो कब आएगा, एक चार्टर एक्ट के तहत आएगा, उस पर बात करेंगे अभी, उसी पे हम लोग नाम देख लेंगे। उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। फिर से रिवीजन कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। ठीक है, देखिए हमने बोला कि बंगाल का, नोट कर लीजिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव, CLIV। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल
ठीक है, जो रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया, ये कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, लिख लीजिएगा। ठीक है, हेस्टिंग्स, HASTING, हेस्टिंग्स, HASTINGS। तीसरा, ये दूसरा हो गया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। इसके बाद बोला मैंने भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला जो गवर्नर जनरल है वो 1773 के एक्ट से नहीं बनेगा, उसको आगे हम देखेंगे, क्योंकि सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं यहां पे डील कर रहा हूं। भारत का पहला लिख लीजिएगा, पहला गवर्नर जनरल। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको मालूम होगा, काफी फेमस है वो। सती प्रथा, राजा राम मोहन राय ने काफी इसमें काम किया था। तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला, एक कानून लाने वाला जो व्यक्ति था, जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रहेगा ना? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 1784 का, इसके बाद 1781 का सुधार एक्ट आएगा, फिर 1700 रिफॉर्म एक्ट जिसको बोलते हैं, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, 1793 का चार्टर एक्ट आएगा, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का अंतिम चार्टर, मतलब ये लास्ट चार्टर जो है वो 1853 में आया था। अंतिम इसलिए क्योंकि इसके बाद जो है वो ताज का शासन आएगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, मतलब कंपनी तो खत्म नहीं होगी हुई है मगर उसका शासन खत्म हो गया। हालांकि शासन यही लोग करेंगे लेकिन नाम रहेगा अलग। ठीक है, क्राउन इसको मतलब कि क्राउन का ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब गवर्नर जो है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है, लेकिन अब चूंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? क्राउन को, वहां की जो महारानी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्राउन रूल बोला गया। ठीक है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। कब आएगा? जब 1857 की क्रांति होगी, लोग बिल्कुल क्रोधित हो जाएंगे, उसके बाद कैसे भारत में शासन करना है उसके लिए रूल आया। फिर 1861 में, 92 में, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। ठीक है, ये 1909 वाला और 1919 वाला भारत शासन अधिनियम, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1947 वाला लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसे भारत का शासन अधिनियम कहते हैं, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इस पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। ठीक है, चलिए 1833 का चार्टर एक्ट पे बात करते हैं। देखिए हमने बोला था अभी कि जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किसको? बंगाल के गवर्नर को। 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था? बंगाल का जो गवर्नर है उसको क्या बना दिया गया? उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर कौन कौन आ गए? मद्रास प्रेसिडेंसी आ गया और बंबई प्रेसिडेंसी आ गया। ये किस में हुआ था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इतना तो आपको मालूम है। पहले मद्रास और बंबई और बंगाल तीनों फ्री थे बिल्कुल, लेकिन अब कोई भी परमिशन, कुछ भी काम करना है मद्रास बंबई को, बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेना पड़ेगा आप। ठीक है, अब 1773 क्रॉस कर चुके, हम आ गए हैं 1833 में। इसमें क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यहां तक क्लियर है? चलिए, इसमें क्या हुआ कि भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण जो है वो कर दिया गया। ठीक है, सेंट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब आते हैं 1853 का चार्टर है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको ही हमने यहाँ पे कवर किया है। इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई, मतलब लेजिस्लेचर की स्थापना की गई। विधानमंडल का मतलब क्या होता है? कानून बनाना। तो पूरे भारत के लिए एक विधानमंडल, जैसे अभी पार्लियामेंट है ना, पूरे भारत के लिए एक विधानमंडल, उसी प्रकार से ये जो कंसेप्ट आया था वो आया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 क्राउन रूल के समय में आया था, ये समझ रहे हैं? ठीक है, मतलब क्रांति हो गई उसके बाद आया है। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? हमने बोला क्रांति हुई उसके बाद आया है, मतलब कंपनी का शासन खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोला था हमने
कि जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। ये भी आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने बताया। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का पहला वायसराय है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखिए मेरी जो क्लासेस है हो सकता है ये छोटी आपको लग रही हो, लेकिन जितनी मैं पॉइंट बता रहा हूं, टू द पॉइंट बता रहा हूं, इसलिए समय कम लग रहा है। और आप देखेंगे एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पे एक तो कंसेप्ट की बात हो गई, और दूसरी यहाँ पे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ दो चीजों पे। एक तो आपके पास फैक्ट होना चाहिए। फैक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप एक पढ़ रहे हैं, कोई आंदोलन पढ़ रहे हैं, उसके बारे में कितने जो फैक्ट है, चाहे डेट्स की बात करें, ठीक है, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। साथ में आपके पास कंसेप्ट भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं नहीं, आप आजकल तो फैक्ट की जरूरत ही नहीं है, आजकल उस तरह से सवाल नहीं पूछे जाते। मगर जब आप ऑप्शन देखेंगे ABCD, तो उसमें फैक्ट भी रहता है और कंसेप्ट भी रहता है, तो वहां पे आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो फैक्ट्स प्लस कंसेप्ट, ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके आप काम करेंगे तो आप एग्जाम जरूर निकालेंगे, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो आप इसको बिल्कुल मान के चलिए, इसी प्रकार से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडल मिंटो सुधार। रिफॉर्म को सुधार बोला जाता है, हालांकि कुछ रिफॉर्म तो है नहीं, सुधार नहीं है, नाम का सुधार है। अंग्रेज सुधार बोलते थे इसको, लेकिन सुधार है नहीं है, ठीक है। ये आपस में लड़वाने की पहली नीति थी। लड़वाने के कैसे, इसमें क्या किया गया कि मुस्लिम के लिए एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र जो है, पृथक निर्वाचक का मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। अभी देखते हैं ना कि जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ये रिजर्वेशन की शुरुआत है, समझिए, ठीक है। मगर ये जो रिजर्वेशन है वो आज के रिजर्वेशन से अलग है। इसमें क्या किया गया कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया, जहां पे जैसे मुस्लिम का बोल दिया गया कि ये वाला एरिया मुस्लिम का है, इसमें जो खड़ा होगा वो मुस्लिम ही रहेगा, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो पृथक निर्वाचक जो क्षेत्र है वो बनाई गई, क्लियर है। तो 1909 के द्वारा ये चीज यहाँ पे किया गया। साथ ही साथ विधि निर्माण, मतलब नियम निर्माण और प्रशासन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए एक होता है कि विधि निर्माण। विधि निर्माण का मतलब होता है जो संसद करती है, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार के 3 अंग हैं, आपको मालूम होगा। चलिए नहीं मालूम है कोई बात नहीं, हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेना है। आज तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात कर रहे हैं, मगर चूंकि ये बात आई है तो इस पे बात थोड़ा कर लेते हैं कि गवर्नमेंट के 3 अंग हैं। पहली कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें स्टार्ट होता है राष्ट्रपति से लेकर, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति हो गए, स्टेट लेवल पे राज्यपाल हो गए, जितने भी आप देखते हैं IAS ऑफिसर हो गए, SDM हो गए, ठीक है, ये सारे कार्यपालिका के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पर डिटेल चर्चा करेंगे कि कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये कार्यपालिका हो गई सरकार का पहला। दूसरा है लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधायिका मतलब जो कानून बनाती है। और तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, कोर्ट जो न्याय देती है ना। तो यहाँ पे हमने बोला कि विधि निर्माण और प्रशासन, ध्यान से समझिएगा, विधि निर्माण और प्रशासन। विधि निर्माण कौन करेगी? लेजिस्लेचर करेगी, विधायिका करेगी। विधायिका का मतलब होता है सेंट्रल लेवल पे लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद तो सब जगह नहीं है, जैसे बिहार में है, मगर झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो उसको हम लोग बोलते हैं विधि निर्माण वाली जगह, कानून निर्माण वाली जगह। तो विधि निर्माण मतलब क्या? लोकसभा, राज्यसभा बोलिए, या स्टेट में विधानसभा बोलिए। और प्रशासन का मतलब क्या हुआ? प्रशासन का मतलब एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यपालिका। तो इन दोनों में प्रतिनिधित्व जो है प्रदान किया गया, मतलब इसमें अब भारत के लोग भी आने लगे, भारत को भी सम्मिलित इसमें किया गया। ये 1909 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म में किया गया था, ठीक है। और अंग्रेजों ने यहाँ पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया। देखिए ये जिस टाइम में बनाया गया 1909, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि 1905 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1905 में
बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन इस टाइम में वायसराय था। इस टाइम में बंगाल का विभाजन कर दिया गया क्योंकि देखा गया कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता है। इस एकता को तोड़ने के लिए कि हिंदू अलग कर देते हैं, मुस्लिम अलग कर देते हैं, बंगाल का विभाजन जो है धर्म के आधार पर कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल अभी हमारे देश में है। तो ठीक है, तो ये पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल जो है 1905 में कर दिया गया। हालांकि बाद में विरोध हुआ तो इसको हटा लिया गया, मगर हटाने से क्या होगा? मान लीजिए आप एक जगह का विभाजन कर देते हैं, मान लीजिए 1905 में विभाजन कर दिया, कुछ साल के बाद आपने उस विभाजन को समाप्त कर दिया, तो जो विभाजन के समय जो लोग यहाँ से भागने को मजबूर हो गए, क्या वो वापस आ पाएंगे? तो बोलना बहुत ईजी होता है कि विभाजन को हटा लिया गया, मगर आपने एक बार विभाजित कर दिया, उसके बाद वापस कहां से आएंगे वो लोग? कितने लोग तो दंगे में मारे गए, समझ रहे हैं? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसी टाइम में 1906 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, यदि डेट में एक साल इधर हो रहा है तो बोलिएगा हमको, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है यही है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, ठीक है। तो देखिए अंग्रेज कितनी चाल से चाल चल रहे हैं, कितने वो होशियार लोग हैं, आप समझ पा रहे हैं। 1906 में मुस्लिम लीग को बनाया, ठीक है। क्यों बनाया? क्या मुस्लिम जो है वो कांग्रेस में नहीं थे? उस टाइम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। क्या कांग्रेस में मुस्लिम नहीं थे? थे मुस्लिम, है ना। तो मुस्लिम भी साथ में योगदान दे रहे थे, मगर मुस्लिम लीग क्यों अलग से बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि यहां पे मुस्लिम और हिंदू दोनों में कूट डाली जाए, फूट डालो और राज करो वाली शासन, डिवाइड एंड रूल, लॉर्ड कर्जन की ही पॉलिसी है, इसलिए यहां पे मुस्लिम लीग को बनाया गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो 1906 में मुस्लिम लीग बनाया गया, 1905 में बंगाल विभाजन, और 3 साल के बाद ही बना दिया गया मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म कि मुस्लिम के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र है। तो कैसा वो खेल खेल रहे थे, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। और डेट्स जब आप इस तरह से मतलब कि ये करेंगे, रिलेट करेंगे, तो आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। 1905, 1906 और 1909, क्लियर है? और देखिए आगे बात करेंगे। आगे हमारी जो चर्चा हो रही है, अपने दोस्तों को जरूर इस क्लास के बारे में बताइए, ताकि ये क्लास और अच्छे तरीके से मैं यहाँ करवा पाऊँ, लाइव क्लासेस हो सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी क्लासेस भी और इम्प्रूव करेगी। हालांकि क्लास तो अच्छी चलेगी ही, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं होगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक करें, और जो यहाँ पे MCQ प्रश्न होंगे इस चैप्टर के, वो मैं YouTube में लेकर आऊँगा, लाइव टेस्ट होगी, ठीक है, और आप उस लाइव टेस्ट में जरूर सम्मिलित होंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और इस एग्ज़ाम को जरूर आप क्रैक करेंगे, ये भी मुझे पूर्ण जो है विश्वास है, ठीक है। चलिए, और एक बार प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको क्लासेस अच्छी लगे तो एनालाइज फॉर यू ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में एक बार रेटिंग, उसमें 5 स्टार रेटिंग प्लीज़ जो है जरूर दीजिएगा, ठीक है, यदि अच्छे लगे तो। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट की हम बात करेंगे, जिसे भारत परिषद अधिनियम कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, इस पे हम चर्चा आज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसके पहले हमने अभी क्या पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था हम लोग मोर्ले मिंटो, है ना, मोर्ले मिंटो। तो ये मोर्ले और मिंटो ये 2 नाम से बना हुआ है। ये कौन है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो मिंटो है वो वायसराय है, उस टाइम में भारत का जो वायसराय है वो लॉर्ड मिंटो था, और जॉन मॉर्ले जो है वो भारत का सचिव था। भारत का सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सचिव। जो हम बात कर रहे थे कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भारत का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, और वो कौन था? जॉन मॉर्ले था। इसलिए दोनों के नाम को मिक्स करके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स रखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रखा गया है। चलिए, इसमें क्या बातें इंपॉर्टेंट है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है बाइकैमरल जो यहाँ पे व्यवस्था है, जो आज देखते हैं हम लोग लोकसभा राज्यसभा, ये बाइकैमरल है, 2 सदन है, ठीक है। ये जो व्यवस्था पहले लाई गई थी, सबसे पहले वो 1919 के चेम्सफोर्ड जो है सुधार है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ही लाई गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद का जो स्थान है वो राज्य परिषद, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, और केंद्रीय विधानसभा जिसको हम लोग निम्न सदन वाले द्विसदन, मतलब 2 जो है
सदन यहाँ पे लाया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार यूपीएससी लोक सेवा आयोग का गठन एग्जाम में पूछता है, तो इसी के द्वारा लाया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोक लेखा तथा वित्त समिति जो है पहली बार इसी नियम के तहत लाई गई। भाषाई आधार पे जो राज्य बनाने का निर्णय है, राज्य बनाया जाना चाहिए भाषा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये बातें सबसे पहले 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्बर्स रिफॉर्म में ही लाएगी। हालांकि बाद में बहुत सारी और भी समिति बनेगी, जेवीपी समिति है, बहुत सारी समिति बनेगी जो कि भारत के आजाद होने के बाद बनेगी, कि हमारे देश में जो राज्यों का निर्माण है वो कैसे करना चाहिए, क्या भाषा के आधार पर करना चाहिए, क्या धर्म के आधार पर करना चाहिए, क्या अन्य कोई आधार होना चाहिए, ये चर्चाएं बाद में होंगी। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना, देश की आजादी के बाद बना, समझ रहे हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो रचना हुआ था, झारखंड बिहार को जो काट के अलग बनाया गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 3-4 में कैसे ये बातें लिखी गई हैं, ये सारी चर्चाएं होंगी। ठीक है, तो हम लोग एक एक स्टेप वाइज करेंगे तो आपको चीजें और अच्छी लगेंगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भाषा के आधार पे हमने बोला कि जो पुनर्गठन है, रीऑर्गेनाइजेशन है, मतलब फिर से स्टेट को, एक पुराना स्टेट है उसको काट के बनाना है या दो स्टेट को मिला देना है, ये जो पहली बात है भाषा के आधार पे, ये इसी रिफॉर्म्स में लाई गई थी। चलिए अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आप देखेंगे कि भारत में आज का जो संविधान आप देख पा रहे हैं, ज्यादातर चीजें 1935 के भारत शासन अधिनियम की ही है। मैक्सिमम चीजें यहीं से उठाई गई है। हालांकि अलग अलग देशों से भी हमने संविधान को बोरो किया है। जैसे प्रस्तावना की बात करें तो ये जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहां से हमने लिया है, मतलब वहां से कॉपी तो नहीं किया है, कंसेप्ट को कॉपी किया है कि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, तो हम भी रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे देश की संघीय व्यवस्था है, कनाडा से हमने लिया है ना। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे, कहां से क्या लिया है, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो 1935 से भी लिया गया है और अलग अलग देशों से भी लिया गया है। ठीक है, तो आप यहां पे समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखिए, ये अधिनियम बहुत बड़ा है और इसमें हालांकि ये लिखा हुआ नहीं था, मतलब वैसा ये नहीं था, मगर ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें 14 भाग हैं, पार्ट हैं, 10 परिशिष्ट हैं, 321 धाराएं हैं और 10 जो है शेड्यूल है, अनुसूची है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि भारत का जो संविधान है फिलहाल वाला, वो मैक्सिमम इसी से लिया गया है। ठीक है, आज भी आपको दिखेगा कि इसमें भाग हैं, धाराएं हैं, ठीक है, अनुसूची अभी आज भी आपको दिखेगी। ये कंसेप्ट वहीं से लिया गया है। इसके बाद हमारा देश अब आजाद होगा। इसमें बहुत सारी क्या होगी कि आंदोलन होंगे। ठीक है, बहुत सारी आंदोलन होगी, साइमन कमीशन बनेगा, ठीक है, आपका क्रिप्स मिशन आएगा। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट कमीशन वगैरह है मैं एक अलग से क्लास करवा दूंगा। इसमें हमने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, वो अलग से ही नोट्स बनवा दूंगा मैं। ठीक है, तो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम बहुत सारी लड़ाई लड़ने के बाद, है ना, लोगों के प्राणों की आहुति देने के बाद ये अधिनियम लाया गया कि भाई अब देश को आजाद करना है। और इसी अधिनियम के तहत 2 देशों की बात हुई। कौन से 2 देश? भारत और पाकिस्तान। और यहाँ पे शर्तें रखी गई, बताया गया। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जब ये मतलब एक्ट बनाया गया तो अंग्रेजों ने फिर एक चाल चली। क्या चाल चली? उसने बोला कि ब्रिटिश जो प्रांत है, ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्टली जो शोषित, मतलब कि डायरेक्टली जहां पे शासन किया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा, वो भारत के का पार्ट बनेगा। मगर जहां पे डायरेक्ट शासन ब्रिटिश का नहीं है, जैसे राजा महाराजाओं का शासन, जिसे हम रियासत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट कहते हैं, उनको ये ऑप्शन दिया गया कि आप एक काम करिए, या तो आप भारत में चले आइए, या तो आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं, मिल सकते हैं उससे, या आप स्वतंत्र भी रख सकते हैं। 3 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, या तो भारत में मिलिए, ठीक है, प्रिंसली स्टेट को बोला गया, पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये 3 यहाँ पे चीजें बताएगी, जिसके कारण बहुत सारी रियासत जो है वो उन्होंने सोचा कि हम मिल जाएंगे तो हमारी जो इंडिपेंडेंसी है, हम जो इंडिपेंडेंट है, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी रियासत ने यहाँ पे मिलना भी जो है सोचा कि नहीं मिले हम, ठीक है। जैसे कश्मीर हो गया, ठीक है, राजा जयसिंह
पहले पहले वो सोचा कि नहीं मिलेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो फिर वो भारत सरकार के साथ जो है यहाँ पे एक सहमति बनी, एक हस्ताक्षर हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि नहीं हम भारत की में जो है मिलेंगे, भारत जो है सेना भेजे। इस प्रकार से भारत ने सेना भेजी। हालांकि आज भी जो पीओके वाला एरिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो इसी का भारत मतलब पाकिस्तान उसमें कब्जा हुआ है ना, लेकिन है वो हमारा भारत का अभिन्न हिस्सा, है ना, समझ रहे बात। तो इसी कारण ये हुआ था। तो आप इतना भी समझ में आ रहा है कि भाई कोई स्टेट को आप बोलिए कि हम स्वतंत्र भी रहो, तो क्या वो चाहेगा कि हम किसी में मिल जाए? लेकिन जो समझदार लोग थे यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, ठीक है, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप सभी जो है राज्यों को मिला लें। कश्मीर जो है मिलाने की जिम्मेदारी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को दी गई, जो कि वो कर नहीं पाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दम भेद, मतलब जहां पे जैसी पॉलिसी उनको अपनानी थी उस प्रकार से अलग अलग राज्यों को भारत में मिलाया। कई सारे राजा महाराजा जो है वो समझदार थे कि भाई हम नहीं मिलेंगे तो कहीं दूसरा देश अटैक कर देगा, तो हम जो हैं वो भी नहीं रहेंगे। इस तरह से समझदारी के साथ भारत में मिल गए, ठीक है। कई लोग हैं जो गद्दारी करना चाह रहे थे, जैसे हैदराबाद की हम बात करें, वो पाकिस्तान में मिलने की योजना बना रहे थे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मिलाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई बाद में, समझ रहे बात। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ लीजिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा, हालांकि सारी चीजें हमने बता दी है। अब आएंगे भारत का संविधान का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें कैमरा वगैरह सही है ना, मैं एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, संविधान का निर्माण, ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण जो है, देखिए, संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी 1946 में, यह बनाई गई थी जुलाई में। और इसका जो काम है संविधान सभा का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इसका काम है कि संविधान का निर्माण करना। हालांकि इसके दो काम दिए गए थे, संविधान सभा का दो काम था। एक तो अंतरिम सरकार के तरह काम करना, सरकार चलाना, ठीक है, और दूसरा है संविधान का निर्माण करना, ठीक है। तो संविधान का निर्माण करना इसका काम था, ठीक है। तो संविधान का निर्माण करना काम था, तो इसमें कई लोग शामिल हुए। तो पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में, ठीक है, जो अध्यक्षता जिन्होंने करी थी वो ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी थी, मतलब सबसे वरिष्ठ जो यहाँ पे व्यक्ति था, जिसका नाम था बिहार का सच्चिदानंद सिन्हा, उनको यहाँ पे बनाया गया। क्या? तो उनको बनाया गया संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष। मतलब स्थायी नहीं थे, ये परमानेंट नहीं थे, क्योंकि वो सबसे सीनियर थे, इसलिए उनको चुना गया। तो ऑप्शन में पूछता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, कैसे बनाया गया संविधान सभा का पहला अध्यक्ष? चुनाव हुआ था, ऑप्शन ए, गलत, चुनाव नहीं हुआ था। ऑप्शन बी, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, वरिष्ठता के आधार पे, यही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगली जो मीटिंग होगी वो 11 दिसंबर को होगी, ठीक है। और देखिए, यहां से एक एग्जाम में और एक सवाल पूछता है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान हॉल में हुई थी पहली मीटिंग, और इसमें अब नाम बदल के संसद भवन का सेंट्रल हॉल उसको अभी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आएगा, देखिए, 11 दिसंबर, और 11 दिसंबर में क्या होगा, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के हैं और बाद में फिर भारत के प्रथम जो है प्रेसिडेंट बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, वो तो बाद में बनेंगे, मगर इस टाइम में संविधान सभा का इनको जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, चेयरमैन बनाया गया। और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, वाइस चेयरमैन, और बी.एन. राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। बी.एन. राव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो संविधान आप देख पा रहे हैं, इसमें बी.एन. राव का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम बी आर अम्बेडकर जी की बात करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। बी.एन. राव का नाम कहीं ना कहीं आपको बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। बी.एन. राव एक IAS ऑफिसर थे और इन्होंने संविधान सलाहकार के रूप में काम किया कि संविधान कैसे बनाया जाए। पहली जो प्रारूप बनाई गई थी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। प्रारूप का इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट, मतलब
संविधान कैसे कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन सा नियम डाला जाएगा, ठीक है। तो ये कई देशों का जो संविधान आप देखेंगे, आसपास के जो पड़ोसी देश है जैसे बर्मा हो गया, ठीक है, ये जो संविधान आप देख पा रहे हैं इसमें BN राव जी का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया था इस संविधान के निर्माण में, फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे थे, मतलब इसमें काम कर रहे थे, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे उन्होंने योगदान दिया, ठीक है। बाद में जब एक संविधान का प्रारूप बनेगा, ठीक है, बहुत सारी बैठकें होंगी, बहुत सारी चीजें डिस्कशन होंगी और बहुत सारे नियमों को पूरा यहाँ पे संकलित करा जाएगा। इसके बाद नियमों का ये जो संकलन है ये भेजा जाएगा BR अम्बेडकर जी के पास। BR अम्बेडकर, एक्चुअल में BR अम्बेडकर जी ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति जिसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति की अध्यक्ष मतलब प्रारूप समिति के पास ये जो नियमों का संकलन है, जो बैठकों के में निर्णय लिया गया, उसको भेजा गया प्रारूप समिति के पास कि आप थोड़ा देख लीजिए कहीं गलती वगैरह तो नहीं है, इसको ठीक ठाक कर दीजिए। ये जो है प्रारूप समिति के पास भेजा गया जिसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, और इन्होंने अंतिम रूप संविधान का दिया और इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। तो इतनी बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए, ठीक है। यहां तक तो हमें समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के प्रस्तावना जो कि प्रियम्बल है उसके संदर्भ में। ऐसा हुआ था कि बेसिकली देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जो है 13 दिसंबर 1946 को वो संविधान सभा के समक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रखते हैं। क्यों रखते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है, बनाने का कारण क्या है, ये सारी बातें उस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी गई थी। नाम से ही पता लग रहा है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या ऑब्जेक्टिव है, संविधान हम क्यों बना रहे हैं भाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। ये सारी बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी गई थी और उद्देश्य प्रस्ताव को उस दिन तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, मगर बाद में 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद आज जो हम देखते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये प्रियम्बल में मैक्सिमम जो बातें हैं वो कहां से ली गई है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है। इसलिए हम भारत के संविधान के प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और प्रियम्बल तो इंग्लिश में कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये बात एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्देशिका जो है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसने लाया था और प्रस्तावना किससे आया है, तो उद्देश्य प्रस्ताव से आया है। ये बातें आपको जरूर इंपॉर्टेंट जो है याद रखनी है, क्योंकि देखिए प्रियम्बल से इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछता है। तो ये हमारा प्यारा भारत का संविधान, ठीक है, और इसमें है प्रियम्बल। तो बेसिकली प्रियम्बल जो है वो बाद में जोड़ा गया और प्रियम्बल में डेट बताई गई है कि 26 नवंबर 1949 को यह संविधान हम एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि आपको मालूम है कि हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से, देखिए आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लगाई गई कुछ कुछ आर्टिकल्स को, मगर पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी का डेट क्यों चुना गया, 26 नवंबर को लागू हो गया था मगर 26 जनवरी को क्यों पूर्णतः लागू किया गया, इसके पीछे की कहानी है। रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन। यह अधिवेशन का मतलब क्या है, कांग्रेस का अधिवेशन, मतलब कांग्रेस मीटिंग करती थी। उस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आज की कांग्रेस वही पार्टी है, उस टाइम में वो प्रमुख पार्टी हुआ करती थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मीटिंग करती थी, प्रत्येक साल होती थी जनरली, लेकिन कई बार जब वॉर वगैरह होता था तो नहीं हो पाता था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया, लाहौर अधिवेशन बोलते हैं उसको, और वो रावी नदी के किनारे हुआ, ठीक है, जहां तक मुझे याद है लाहौर अधिवेशन ही था। और ये 1920 के आसपास हुआ था, 1920 के आसपास, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा गूगल में, ठीक है। तो रावी नदी के किनारे ये हुआ था पाकिस्तान में, और इसमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की बात सबसे पहले इसी में की गई थी कि अब हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, इसलिए। और ये की गई थी 26 जनवरी के दिन।
तो इसलिए 26 जनवरी के डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को पुनः लागू किया गया। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? उद्देशिका, जैसा कि हमने बोला। देखिए, प्रियम्बल से कई सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रियम्बल क्या संविधान का भाग है? क्या भाग है? देखिए, इसमें 2-3 जजमेंट हुआ है, ऐसे खासकर बहुत सारे जजमेंट हुए, लेकिन 3 जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो जजमेंट है, मतलब कि जजमेंट है, वो है, इसे हम कहते हैं बेरुवारी केस। इसमें हमने डिटेल वीडियो भी बनाया है, बेरुवारी केस। आप गूगल में, यूट्यूब में सर्च करिएगा बेरुवारी केस स्पेस करके एनालाइज फॉर यू, तो वीडियो आप मेरी मिल जाएगी। बेरुवारी केस बेसिकली क्या है? बेरुवारी जो है पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर में ये विद्यमान था, ठीक है। और रेडक्लिफ एक व्यक्ति था, आपने नाम सुना होगा। उसने ऑफिस में बैठ के क्या किया, एक मैप ऐसे ड्रॉ कर दिया। जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, मैं रफ बना रहा हूं, मैंने रफ बनाया है, ठीक है। ये नहीं है इंडिया, मतलब रफ मैंने बनाया है। रेडक्लिफ क्या किया कि घर में ही बैठ के उसने ड्रॉ कर दिया, एक ऐसे करके यहाँ पे जाते हैं, ये हमारा एरिया है, भारत का एरिया यहाँ तक रहेगा। मैंने घर में जाके ऑन द स्पॉट नहीं किया वो। आप जमीन का माप करते हैं तो ऑन द स्पॉट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि यहाँ पे पूर्व दिशा में इतना दूर है, इतना लेंथ है, इतना विड्थ है, करते हैं कि नहीं करते? रेडक्लिफ महोदय ने घर में बैठ के कर दिया, ऑफिस में बैठ के। और जब उसने ड्राइंग बनाया तो बीच, कई लोगों का तो बीच का घर जो है ना, घर का आधा हिस्सा पाकिस्तान में, मान लीजिए बीच ऐसा इतना बड़ा घर है या इतना बड़ा प्लॉट है, आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिस्सा इंडिया में चला गया। ये स्थिति थी। इसी को बोलते हैं बेरुवारी केस, ठीक है। तो आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, वहां पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि सब एग्जाम में उतना ज्यादा पूछता नहीं है, मतलब कि चांस कम है, पूछ भी सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस पे डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ। तो बेरुवारी बना भारत संघ का केस है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मगर ये बातें पलट दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट में अलग अलग बातें होती है। पहले जजमेंट बोला नहीं है भाग, प्रस्तावना इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन द लेटर केस, ठीक है, बोला गया केशवानाथ जो भारतीय केस है, जो भारत का सबसे बड़ा केस माना जाता है, 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। ये 24 अप्रैल 1973, इस पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब, केशवानाथ भारती केस स्पेस करके एनालाइज फॉर यू, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सब डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, लेंदी हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप उसको जाके, आप यदि ज्यादा नॉलेज जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आप जाके देख सकते हैं। केशवानाथ भारती केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का भाग है, ठीक है। ये बातें बोली गई और बोला गया कि संविधान का भाग है, साथ ही साथ इसमें संशोधन करने की बात हुई कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है। तो बोला कि देखिए संविधान में प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, ठीक है, संविधान में संशोधन तो होता रहता है, प्रस्तावना में भी हो सकता है, मगर संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि संविधान जब बनाया गया था तो उसकी भावनाएं क्या थी, क्यों बनाई गई थी, उसकी मूल भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा संविधान ही बदल दिया, समझे कि नहीं समझे? तो पूरा संविधान नहीं बदलना है, उसकी मूल भावनाओं को आहत नहीं करना है, ठीक है। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप मुस्लिम देश नहीं बना सकते, ठीक है, ये हो गया संविधान से खेलने वाली बात, समझ रहे बात? तो ये चीज है, या कोई हिंदू देश नहीं बना सकते, ये चीज है। तो इस चीज पे गौर बताया गया कि आप संविधान के मूल स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ सकते। और एक मतलब मान लीजिए एक संविधान संशोधन होता है, आर्टिकल 368 के तहत होता है संविधान संशोधन, जिसे अमेंडमेंट कहते हैं। तो संविधान संशोधन जब होता है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खेला गया नहीं खेला गया है, उसको आघात पहुंचाया नहीं पहुंचाया, ये डिसाइड कौन करेगा? आप करेंगे कि हम करेंगे कि संसद करेगी? संसद ने तो खुद इसे बनाया है, तो संसद तो कर नहीं सकती है, इसे जुडिशरी करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को क्या आघात कर रहा है। यदि आघात कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको निरस्त कर देगी, वो कानून को तुरंत रद्द कर देगी, ठीक है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए
हमारे प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को इंदिरा गांधी के समय हुआ था। जो आपको मालूम है ना कि हमारे देश में एक बार इमरजेंसी लगी है, उन्हीं के समय में संविधान में संशोधन भी किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और ये सबसे बड़ा संशोधन था। इसे संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इतने ज्यादा मतलब संशोधन कर दिया गया था कि एक तरह का नियम कानून का एक दस्तावेज बन गया था, समझिए। ठीक है, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, और 3 वर्ड जोड़े गए थे। पहला जोड़ा गया था समाजवाद, दूसरा जोड़ा गया था सेक्युलरिज्म, जिसे हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया था इंटीग्रिटी, जिसको बोलते हैं अखंडता। ठीक है, ये 3 वर्ड जोड़ा गया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। पहला वर्ड है समाजवादी, मतलब सोशलिस्ट, इंग्लिश में सोशलिस्ट, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता, इंटीग्रिटी। तो मैं आपको संविधान दिखा देता हूँ, प्रस्तावना यहाँ पे ये लिखा गया है, देखिए। इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी देखना है देख सकते हैं। दिस इज और प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है, उसके पहले थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे आपको यहाँ पे देख पा रहे सोशलिस्ट, सेक्युलर, और आपको नीचे मिलेगा इंटीग्रिटी। ठीक है, कहाँ गया इंटीग्रिटी? फ्रेटर्निटी यहाँ पे है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इंटीग्रिटी बीच में जोड़ दिया गया, पहले यूनिटी था यहाँ पे सिर्फ, बाद में इंटीग्रिटी जोड़ दिया गया। तो ये 3 वर्ड जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में और भी सवाल एग्जाम में पूछता है, जैसे पूछेगा कि बताओ भाई, जो जस्टिस है, कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, कितने प्रकार के जो न्याय है वो प्रस्तावना में बात करी गई है। पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल मतलब सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक न्याय, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक न्याय की बात यहाँ पे की गई है। देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? मतलब है कि सबको बराबरी मिलना चाहिए। यदि आर्थिक रूप से है तो आर्थिक रूप से सभी समान होने चाहिए, मौका मिलना चाहिए। सामाजिक रूप से सबको मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि जातिवादी हो, जातिपात हो, जात पात हो, ये नहीं होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों को जो संसाधन है वो मिलना चाहिए, है ना, इसी के तहत रिजर्वेशन लाया गया है। उसके बाद पॉलिटिकल का मतलब है कि राजनीतिक रूप से जैसे वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई अमीर लोग होंगे तो उन्हीं को वोट मिलेगा। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, तो उसमें जो एक असेंबली बनाई गई थी, उसमें वोट डालने का अधिकार जो है वो अमीर लोगों को होता था, समझे बात। मगर हमारे भारत में वो सिस्टम नहीं थी। हालांकि बाद में फ्रांस में फिर लाया गया काफी दिन के बाद कि सभी लोग वोट डाल सकते हैं, मगर पहले नहीं था ऐसा, महिलाएं नहीं डाल सकती थी वहां पे। ठीक है, तो 3 प्रकार के जस्टिस की बात करी गई है, एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और ये जो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय, ये जो बातें करी गई हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये रूस से ली गई है, रूस की क्रांति से ली गई है। ये रूस की क्रांति के बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये 3 वर्ड है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब समता या समानता, बोलिए समता या समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ये जो 3 वर्ड है, ये 3 वर्ड कहाँ से लिए गए? जस्टिस ने, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड कहाँ से लिए गए? ये फ्रांस की क्रांति के नारे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नारे हैं। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आया था वहां पे, वो इसी 3 कंसेप्ट पे आया था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे संविधान सभा के एक बहुत इंपॉर्टेंट पंडित हैं, जिनका नाम है, सदस्य हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव जी। इन्होंने प्रस्तावना को क्या बोला? तो आत्मा बोला। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, दूसरा यहां से कंफ्यूजन वाला दूसरा सवाल पूछता है कि बताइए भारत के संविधान
कि आत्मा और हृदय, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने कहा था? तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। तो दो स्टेटमेंट है, इसको मिलाइएगा नहीं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि संविधान की आत्मा किसे कहा था, प्रस्तावना को किसने कहा था? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। दूसरा सवाल कि भारत के संविधान की आत्मा और हृदय, ये दोनों बातें किसने बोली थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोली थी। और किसको बोला था? तो आर्टिकल 32 को बोला गया था। देखिए, हमारे संविधान का भाग 3, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर अनुच्छेद को हिंदी में बोलते हैं 35 तक फंडामेंटल राइट दिया गया है, मूल अधिकार दिए गए हैं। इसी में 12 से 35 के बीच में एक आर्टिकल, जिसका नाम है आर्टिकल 32, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके तहत यदि मान लीजिए कि आपके पास जो मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, इसमें यदि कोई भी आघात पहुंचता है, मतलब मूल अधिकार आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सरकार के खिलाफ। समझ रहे हैं? ये बातें आर्टिकल 32 में लिखी गई है, इसलिए बी आर अम्बेडकर जी ने इसको हृदय और आत्मा कहा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।